आज के जो लेक्चर 1 हमारा है मैट्रिक्स का, उसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, और मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजिशनिंग कहाँ होती है, उनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में हम आज थोड़ा अध्ययन करेंगे अपने लेक्चर 1 में। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स it is a arrangement of elements with proper order मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या हम जानते हैं। हम ये जानते हैं, ठीक है, कि अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर के फॉर्म में डिफाइन कर दें तो अपना मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। ठीक, अब ये ऑर्डर क्या है इसके बारे में देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर समझते हैं। ऑर्डर और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स, और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो भी हमारे ऑर्डर होते हैं, हम दो ऑर्डर्स में मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में। हम जो भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में लिखेंगे वो रो और कॉलम के फॉर्म में अपने लिखेंगे। तो यानी अगर हमको किसी मैट्रिक्स का प्रॉपर ऑर्डर डिफाइन करना है तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होंगी, रो, दूसरा कॉलम। रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम। जब हमें रो और कॉलम अपने पते चल गए, हमें किस रो में कौन सा एलिमेंट रखना है, किस कॉलम में किस तरह के एलिमेंट्स को रखने हैं, और पूरी मैट्रिक्स को डिफाइन करके हम एक प्रॉपर मैट्रिक्स अपना डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नोटेशन क्या होता है। नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, नोटेशन क्या होता है, हम मैट्रिक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हम अगर डिजाइन करेंगे तो वो अपना ए, आई और जे के फॉर्म में होना चाहिए, ए आई जे के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्डर लिखेंगे हम वो m क्रॉस n का लिखेंगे, जहां पे m क्या है, वेयर m इक्वल नंबर ऑफ रो, n इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, m और n हमारे क्या है, रो और कॉलम को वो डिफाइन करेंगे। हमारा जो भी मैट्रिक्स का नोटेशन होगा वो ए आई जे के फॉर्म में होगा। हमारा जो भी मैट्रिक्स हम डिजाइन करेंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ए आई जे के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डर होगा m क्रॉस n के फॉर्म में होगा, जहां पे m क्या बता रहा होगा, नंबर ऑफ रो, हमारे कितने नंबर ऑफ रो हैं, n क्या बता रहा होगा, नंबर ऑफ कॉलम को ये बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऑर्डर को डिफाइन करना बेहद ही जरूरी है, अदरवाइज वो मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम मैट्रिक्स बता नहीं सकते कि वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, हमें ऑर्डर डिजाइन करके दिखाना होगा। ठीक है, यहां पे एक चीज और समझने की बात है, ए आई जे हमने एक टर्म यूज किया, ए आई और जे। ये ए आई जे होता क्या है, यहाँ पे आई क्या है और जे क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आई और जे क्या है। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स डिजाइन कर लेते हैं, 1 2 3 7 8 9 0 0 1। ये 3 क्रॉस 3 का हमारा मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसको हम देख सकते हैं। जरा अगर ध्यान हम दें इस क्वेश्चन में, या हमने जो भी यहाँ पे लिख रखा है वो, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसमें रो और कॉलम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, इजिली कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें रो कौन से हैं और हमारे कॉलम कौन से हैं। किसी मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्स तो ले लिए, ढेर सारे एलिमेंट, 1 2 3 7 8 9 0 0 1, ये सारे हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने लिखा है 3 क्रॉस 3 जो कि m क्रॉस n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो m क्रॉस n को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ये डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चल रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। आइए इसको देखते हैं। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पता है,
जानते हैं, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये अपने वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। यहाँ पे इसी चीज को देखते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस की तरफ एलिमेंट लाई कर रहे हैं, जो भी हमारे एक्स एक्सिस की तरफ होंगे वो क्या होंगे, वो रो कहे जाएंगे। वो क्या कहे जाएंगे, रो। और जो एलिमेंट हमारे वाई एक्सिस की तरफ लाई कर रहे होंगे वो क्या कहे जाएंगे, कॉलम। वो क्या कहे जाएंगे, कॉलम, ठीक है। वो क्या कहे जाएंगे, कॉलम कहे जाएंगे, ठीक। जैसे हम इस पर्टिकुलर चीज में देखने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है, ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है, और ये भी क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये क्या कहे जाएंगे, रो। ये क्या है, रो। ये क्या कहे जाएंगे, ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये भी वाई एक्सिस की तरफ है, और ये भी वाई एक्सिस की तरफ है। तो ये क्या कहे जाएंगे, कॉलम। क्या कहे जाएंगे, ये कॉलम कहे जाएंगे। ये क्या कहे जाएंगे, ये रो कहे जाएंगे। देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे रो क्या होता है। रो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस इज रो, इज रो। कॉलम क्या है, वर्टिकल स्पेस, वर्टिकल स्पेस इज कॉलम। जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्पेस होगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी बनेगी, जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रो। और जो वर्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। जैसे हॉरिजॉन्टल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है, और वर्टिकल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बात समझते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। हम अभी तक देखे कि मैट्रिक्स क्या होता है। हमने देखा कि वेल अरेंजमेंट, अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में एलिमेंट को हम डिफाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को अपने रखेंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एम एन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। और रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस की तरफ जो भी हमारे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे वो रो को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। वो पूरा अपना जो वे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रो को। और जो हमारा वाई एक्सिस की तरफ यानी वर्टिकल लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो अपना कॉलम होंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा साइज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का साइज बताना है तो हम किससे डिफाइन करेंगे, एम क्रॉस एन से। किससे, एम क्रॉस एन, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। साइज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर। क्या है उसका ऑर्डर। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम क्रॉस एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एम क्रॉस एन से, ठीक, एम क्रॉस एन से। अब ये समझ, हम एन और एन को यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को अगर हम वेरी करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स हमें मिलेंगे। समझ में आई बात। अगर हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को वेरी करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने मैट्रिक्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो हम चर्चा करते हैं, यानी कि यहां से जो हमारी शुरुआत अब होगी वो क्या होगी, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक जनरल टाइप और दूसरा स्पेशल टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है अपना जनरल टाइप, जनरल टाइप। दूसरा क्या है, स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप, ठीक। चलिए ये तो समझ में आया कि हम मैट्रिक्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। रो और कॉलम को अगर हम चेंज करें, एम क्रॉस एन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज करें तो हमें अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स मिलेंगे और वही हमारे टाइप्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। फिर हम इस पर अपना वापस आएंगे।
इसको समझते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं, ये क्या चीज है भाई। हम एक मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा एक 3x3 का एक मैट्रिक्स हमने बनाया, जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3। कौन रो हमारा, एक रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। हमने एक मैट्रिक्स डिजाइन कर लिया 3x3 के ऑर्डर का। ठीक है, अब ये A11 क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते थे, A, I और J। A, I और J से हम रिप्रेजेंट करते थे मैट्रिक्स को अपने। ठीक है, यहां पे I और J वेरी हो रहा है। क्या हम देख पा रहे हैं कि पहले रो में हमारा I कांस्टेंट है 1 1 1, J वेरी कर रहा है 1 2 3। ठीक उसी प्रकार दूसरे रो में I कांस्टेंट है 2 2 2, रो वेरी कर रहा है, J वेरी कर रहा है 1 2 और 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये पोजीशन बता रहा है A11, यानी जो I है वो रिप्रेजेंट करेगा रो कौन सा है, रो। ठीक है, रो कौन सा है, और J क्या बताएगा, कौन सा एलिमेंट है, विच एलिमेंट। ठीक है, विच एलिमेंट, ये किसके लिए है, इफ वी टॉक अबाउट रो, इफ वी टॉक अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट इन फॉर्म ऑफ रो, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ रो। अगर हम रो के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम मैट्रिक्स को रो से डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके एलिमेंट्स की पोजीशन को बताना चाह रहे हैं रो के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारा ये I क्या बताएगा, कौन सा रो है, विच रो, और ये क्या बताएगा J, विच एलिमेंट। ठीक है, ये क्या बताएगा, विच रो, विच रो, और ये क्या बताएगा, विच एलिमेंट। आइए इस पर देखते हैं क्या है। अब यहां पे देखते हैं ये A11 क्या है, I क्या बता रहा है, रो कौन सा है, J क्या बता रहा है, कौन सा एलिमेंट है। यहां पे देखते हैं 1 1, A11 को हम उठाते हैं, A11, इसको समझ जाएंगे तो पूरा समझ जाएंगे। 1 1, यहां पे I क्या है 1, J क्या है 1, I क्या बताता है, रो, ये क्या बताता है, एलिमेंट। ये कब बताएगा, जब हम मैट्रिक्स को रो के फॉर्म में डिफाइन कर रहे होंगे तब। ठीक है, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि I1 है, J1 है, इसका मतलब A11 यानी I रो को बता रहा है, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट है A11। A12 क्या है, पहले रो का दूसरा एलिमेंट है। A13 क्या है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट है। A21 क्या है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। A22 क्या है, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट। A23 क्या है, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक उसी प्रकार A31 क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। A32 क्या है, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। A33 क्या है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। इस प्रकार हम सारे मैट्रिक्स में, अपने मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स की पोजीशंस को समझ पाए कि पोजीशन हमारे एलिमेंट्स की क्या है। A22 क्या है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। A23 क्या है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। अब पोजीशन क्यों बताया गया, पोजीशन क्यों बताया गया, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। पोजीशन इसलिए बताया गया क्योंकि आगे चल के जब कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें वो डायरेक्टली लिख देगा कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट की वैल्यू इतनी है, ठीक है, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट की वैल्यू इतनी है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और उनमें कुछ रिलेशन देकर क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा होगा, जिसके लिए हमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पता होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, अपने उसके टॉपिक पे आते हैं, अपने टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे आते हैं। अब वापस आते हैं हम किस पे, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं जनरल टाइप की बात करते हैं। जनरल टाइप, जनरल टाइप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रो मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स,
दूसरा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा उसमें हमारा, वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक इसी प्रकार जैसे रो में हमने क्या रखा था, एक रो रख दिया तो अपना वो रो मैट्रिक्स बन गया। ठीक वैसे ही ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो तो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करते हैं। रो मैट्रिक्स, और फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। रो मैट्रिक्स, it is a matrix with one row, it is a matrix, it is a matrix with one row, with one row, it is a matrix with one row। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक रो डिफाइन करना है, 1 2 3 4 5। क्या हम देख पा रहे हैं इसमें कितने रो हैं, एक रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कॉलम है। m क्रॉस n के ऑर्डर में लिखना है, 1 क्रॉस 5 का ये मैट्रिक्स है जिसमें 1 नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, 1। नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, 1। ठीक, इसी प्रकार हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ मैट्रिक्स विथ वन कॉलम, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स विथ वन कॉलम, विथ वन कॉलम, विथ वन कॉलम। यानी ये कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम कितने होंगे, 1। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रो कितने थे, 1। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम 1। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम इसको, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 1 2 एंड 5। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉलम कितना दिख रहा है, 1, रो कितने दिख रहे हैं, 3। 3 क्रॉस 1 का ये एक मैट्रिक्स अपना तैयार है। ये कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। और वो कैसा मैट्रिक्स है, था ऊपर वाला अपना ये रो मैट्रिक्स था। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रो कितना है, 1। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। तो रो और अपना कॉलम मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा ही कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम किन किन मैट्रिक्स को पढ़ेंगे आज। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अपने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स को हम रखते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, और थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड क्या है अपना, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम यहां देख पा रहे हैं कि जनरल टाइप में हमने 2 मैट्रिक्स की बात की, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो 1 तो रो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम 1 तो कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा पहला है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमारे CUET एग्जाम के लिए इस मैट्रिक्स चैप्टर के लिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यही है। सारे क्वेश्चंस आपको इसी पर बेस्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़े थोड़े चेंजेस करके हम अलग अलग तरह के मैट्रिक्स को बना के उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उस पर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हाँ, पहला पॉइंट नोट करते हैं इसमें। सबसे पहले जानते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, नाम सही लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी कि इट लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल। ये कैसा देखना चाहिए? हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल। जो सबसे पहले बात हम करते हैं, ठीक है ना, लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल, लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बात करते हैं, ठीक है, हमको तो इतना तो समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से कि भाई ये लुक्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। क्या कोई और तरीका है पता लगाने का ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? जी हाँ। क्या है? इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो नंबर ऑफ रो से ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो जाए तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट क्या है? इफ number of column is greater than number of column is greater than number of row, if number of column is greater than number of row, if number of column is greater than number of row is called horizontal matrix, is called horizontal matrix, is called horizontal matrix, is called horizontal matrix। horizontal matrix कैसा मैट्रिक्स होता है? if number of column is greater than number of row is called horizontal matrix। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो है, ठीक है, नंबर ऑफ रो से ज्यादा है तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तभी वो हॉरिजॉन्टल दिख सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। हमको पता है एन किसको रिप्रेजेंट करता है? रो। एन किसको? कॉलम को। यानी एन ग्रेटर देन एम। एन इक्वल क्या है? कॉलम। एम क्या है? रो। क्या है ये अपना? रो। ये 3 पॉइंट हमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में पता होना चाहिए। सबसे आखिरी बात, हम इसका एग्जांपल देखते हैं ये कैसा दिखेगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको, सिंपल हो जाएगा एग्जांपल से समझना। हमें क्या, हमको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स डिजाइन करना है। इफ वी वांट टू डिजाइन अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स डिजाइन करें, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या है? हॉरिजॉन्टल नाम से पता चल रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या है हमारा? उसका एक्सप्रेशन n ग्रेटर देन m, जो कि सेकंड को ही बता रहा है, ठीक है। तो हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करते वक्त दिमाग में क्या रखना है हमें? कि नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो फॉर अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। डिजाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 4। 2 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। हम देख पा रहे हैं कि अगर ये हमारा m क्रॉस n है, ठीक है, तो n यहां पर ग्रेटर देन m है। यहां पे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए n कितना है? 4 है। m कितना है? 2, ठीक है। और ये अपना हॉरिजॉन्टल दिख भी रहा है। अपनी मैट्रिक्स से कैसे दिख रही है? हॉरिजॉन्टल हमको देखने पे भी लग रही है। पहला पॉइंट अपना सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो से ज्यादा हैं, ठीक है। और यह हमने देख लिया m क्रॉस n से कि ये 4 दिखा रहा था n, और m कितना था? 2, यानी 4 ग्रेटर देन 2। 4 क्या है? ग्रेटर देन 2, यानी n ग्रेटर देन क्या हो गया? 2। इसका मतलब कैसा मैट्रिक्स होगा? ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है।
वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? अभी हमने देखा ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो होने चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो वर्टिकल मैट्रिक्स है वो वर्टिकल दिखना चाहिए। इट लुक्स लाइक अ वर्टिकल, इट लुक्स लाइक अ वर्टिकल। जो पहला पॉइंट अपना है क्या है? इट लुक्स लाइक वर्टिकल, इट लुक्स लाइक वर्टिकल। और जो दूसरा पॉइंट अपना क्या है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हम m क्रॉस n के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो क्या होना चाहिए अपना? m ग्रेटर देन n। n क्या है यहाँ पे? m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अपना कॉलम को। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं फॉर ए वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स वर्टिकल है तो उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होने चाहिए। ठीक। और दूसरी बात, ये कैसा दिखना चाहिए? वर्टिकल दिखना भी चाहिए। ठीक है। इसको एक एक्सप्रेशन से समझते हैं, यानी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये कैसा दिखेगा। एग्जांपल में हमको अगर डिजाइन करना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो हमें क्या याद रखना है कि ये वर्टिकल दिखना चाहिए और साथ ही साथ रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कॉलम से। जैसे 1 5 7 6 3 1 0 0। हम देख पा रहे हैं मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है अपना। इसमें कितने रो हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो और ये 4 रो, 4 रो है। कॉलम कितने हैं? 2। ठीक। अगर इसको m क्रॉस n में रिप्रेजेंट करें तो हम देख पा रहे हैं m कितना है यहाँ पे? 4 है। n कितना है यहाँ पे? 2 है। और देख पा रहे हैं कि 4 ग्रेटर देन 2 है। ये कैसा मैट्रिक्स है? ये अपना वर्टिकल मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स अपना क्लियर। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसकी मैंने बात की कि उसको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रखिएगा, वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? हमने तो देखा कि रो मैट्रिक्स देखा, हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा, वर्टिकल मैट्रिक्स देखा एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखा। ठीक है। तो इसमें m और n में कुछ ना कुछ चेंजेस थे। कहीं पे इसमें m और n के बराबर आया रो मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में, वर्टिकल मैट्रिक्स में या फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। कहीं नंबर ऑफ रो यानी m और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n की वैल्यू बराबर थी? नहीं। तो इसका मतलब अगर हमारा m n के बराबर हो जाए यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाते हैं तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। हम इसको देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने वाली बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू डिजाइन अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिजाइन करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हमारा जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि डेफिनेशन क्या है? इफ नंबर ऑफ रो, इफ नंबर ऑफ रो is equal to number of column, is if number of row is equal to number of column, if number of row is equal to number of column is known as square matrix, is known as square मैट्रिक्स, इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अगर हमारा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। m इक्वल n, m क्या है? हमेशा की तरह रो, n क्या है? हमेशा की तरह कॉलम। एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 1 3 4, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और m n के बराबर है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। 1 2 3 4 5 6 8 0 0, इसमें नंबर ऑफ रो कितने दिख रहे हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने दिख रहे हैं 3। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब यहां हम थोड़ा एक चीज और देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 क्रॉस 2 में देखें 1 2 3 4, कुल कितने एलिमेंट हैं 4। 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4, ठीक है। यानी m क्रॉस n क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या दे रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, नोट बना के, m क्रॉस n वैल्यू इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स में आपके कितने एलिमेंट्स हैं वो m क्रॉस n से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुल कितने एलिमेंट हुए मल्टीप्लाई करने पर 9। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 9, ठीक है। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में और क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उस पर हम देखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम ये देख पा रहे हैं कि 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। तो इसमें हमें और क्या देखना था, हमने देख लिया अभी तक कि m n के बराबर है और ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसमें और क्या देखना है, इसमें हमें एक चीज और देखना है, वो है डायगोनल। क्या है, डायगोनल। डायगोनल होता क्या है, डायगोनल क्या होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये जो अपना दिख रहा है ऐसे रेड बॉक्स के अंदर जो दिख रहा है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। और पूरे रेड बॉक्स को कंसीडर कर ले तो वो क्या है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या है अपना पूरा डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और A11 क्या है, A11 A1 A22 A22 A33, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है ये, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, ये अपने डायगोनल है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये डायगोनल है, हमको तो दिख रहा है भाई साफ साफ, और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जो i है वो j के बराबर है, A11 A22 A33, यानी i j के बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, वेयर i इक्वल j, जहां i इक्वल j है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट। जहां पे आपका i इक्वल टू j है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, ये तो डायगोनल है, ठीक है, इसका कुछ एक नाम भी होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल है, इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। हमारे पास जो 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स हमें देख पा रहे हैं, हम 3 क्रॉस 3 का एक जो मैट्रिक्स हम देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि A11 A22 और A33 क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। और हमारा जो इस पूरी बॉक्स को कवर कर रहा है वो क्या है, डायगोनल है, और इस डायगोनल का नाम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो,
ठीक, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और डायगोनल हमारा एक बन रहा होगा, उस डायगोनल के एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स वही होंगे जहां पे i इक्वल टू j होगा, यानी a11 a22 a33, ठीक है। ये कैसे एलिमेंट्स हमारे हैं, डायगोनल एलिमेंट। इसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और टर्म यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ट्रेस। क्या यूज करते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या यूज करते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको देखते हैं क्या है ये, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होता है इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम जो भी ट्रेस निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते वक्त हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद से जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पढ़ेंगे। दूसरा, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके लिए होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होंगी। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इसको देखते हैं। तो ये ट्रेस नामक जो शब्द है, ये जो ट्रेस वर्ड हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स के लिए, ये किसके लिए होगा, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ट्रेस हम निकालेंगे मैट्रिक्स का वो किसके लिए वैलिड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ट्रेस होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन देखते हैं इसका क्या होगा, नोटेशन। ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टी आर का यूज करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रेस, टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस। तो ट्रेस होता क्या है, ट्रेस होता क्या है भाई, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या हमें मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा अपना ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे लास्ट स्लाइड में हम जाएं, या लास्ट स्लाइड में हम जाते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a11 a22 a33। तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा अपना a11 प्लस a22 a प्लस a33। ये क्या मिल गया अपना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिल गया अपना, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब भी हमें मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना होगा तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका ट्रेस नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, अगर हम ट्रेस निकाल रहे हैं तो जो भी हमारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं उन सभी को ऐड कर दें, हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा हम चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी तक देखा, डायगोनल देखा, डायगोनल का नाम जाना, और साथ ही साथ ट्रेस निकालना भी जाना। इसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के आसपास के एलिमेंट्स को अगर हम चेंज करें, ठीक है, डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है, नीचे के एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम थोड़ा चेंजेस करें तो हमें और स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के और टाइप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं, दो फॉर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को बेसिकली हम दो फॉर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है वो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। पहला क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, आखिर मतलब दो पार्ट्स में ही डिवाइड क्यों कर रहा हूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, ठीक है, क्यों हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा हम ट्रायंगुलर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्यों, आइए देखते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट्स में, इनको भी हम तोड़ सकते हैं। वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम डायगोनल मैट्रिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, और दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि सब किसके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेंज करें, यानी उनके ऑर्डर को थोड़ा बहुत चेंज करें, ठीक है, तो हम अलग अलग तरह के मैट्रिक्स को हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम डिजाइन कर रहे हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स हमने क्या लिया था, डायगोनल देखा था, डायगोनल एक नया शब्द आया था, डायगोनल हमने यूज किया था। अभी तक हम मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के टाइप्स को डिफाइन करने के लिए उसके ऑर्डर को हम तोड़ रहे थे, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर से हम अलग अलग मैट्रिक्स देखे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको स्पेशल टाइप इसीलिए कहा हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये स्पेशल टाइप का एक मैट्रिक्स इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फिक्स है और डायगोनल को हम चेंज करें, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स को हम चेंज करें तो डायगोनल मैट्रिक्स को कई दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को चेंज करें तो उन्हें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिजाइन किया था, दो पार्ट में हमने तोड़ा था, देख सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने दो पार्ट में तोड़ रखा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सुनते हैं पहले होता क्या, समझते हैं। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनाया था और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल के ऊपर भी कुछ एलिमेंट थे और नीचे भी कुछ एलिमेंट थे। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर हमारे जीरो हैं तो कैसा कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से वो जाना जाएगा। इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स lies below is, if all element lies below from its diagonal, if all element lies below equal to 0, lies below equal to 0 with a diagonal, with diagonal GONAL, विथ डायगोनल। अब इसको अलोंग डायगोनल लिख लें, अलोंग डायगोनल के अलोंग जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, अलोंग जीरो अलोंग डायगोनल। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, और इफ ऑल एलिमेंट
if all elements lies below from diagonal is equal to zero is equal to zero is called upper triangular matrix, is called upper triangular matrix, is called upper triangular matrix। अगर डायगोनल के स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो क्या कहलाएगा? हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33। हम देख पा रहे हैं कि 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। ये एलिमेंट जीरो है, ये भी एलिमेंट जीरो और ये एलिमेंट जीरो, ये सभी डायगोनल के बिलो लाई कर रहे हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला बात इसमें जो हम लोग को इंपॉर्टेंट लगी वो क्या लगी? ऑल एलिमेंट लाइज बिलो फ्रॉम डायगोनल इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वो स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा जब डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। अब दूसरी बात आती है, इसको हम ट्रायंगुलर क्यों कह रहे हैं? वाई वी कॉल्ड इट इज ट्रायंगुलर। देखिए अगर हम ध्यान से इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। रेड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए दूसरा हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? दूसरा हम यहाँ पे क्या हमारे नजर में कुछ चमक रहा है, क्या दिमाग में कुछ चमक रहा है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये इसको हम अदर तरीके से और क्या डिफाइन कर सकते हैं? हमको तो ये पता चल गया कि भाई डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा कुछ चमक रहा है? जी हाँ, क्या चमक रहा है? देखिए इस एलिमेंट की पोजीशन को देखिए, ये जो एलिमेंट दिख रहा है जीरो, ये किस पोजीशन पे है? A21 जीरो है। इस एलिमेंट की पोजीशन बताइए क्या है भाई? इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A31 ये भी क्या है? जीरो के बराबर है। A32 और A32 भी जीरो के बराबर है। यहाँ पे ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? J को। सेम ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को। सेम यहाँ ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को। यहाँ पे हम कुछ देख पा रहे हैं, जो हमारा I है वो J से क्या है? बड़ा है। I है वो J से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर all element I greater than J, for Aij I greater than J is equal to 0 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसको तुरंत दिमाग में नोट कर लीजिए। एक नोट कर लीजिए, ये दे सकता है एग्जाम में, ऑप्शन बना के दे सकता है। ठीक है, कि अगर हमारा कोई लिख दे कि Aij फॉर ऑल एलिमेंट Aij, ठीक है, वेयर I ग्रेटर देन इक्वल टू J इज इक्वल टू 0, जहां पे अपना I J से बड़ा है। देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 दिख रहा है ना अपने को 2 दिख रहा है ना, ये A21 में अपने को ये 2 दिख रहा है, 2
आई की पोजीशन पे है, जे से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। 3 से देखो, ये 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 1, ठीक है, 3 से बड़ा है, 3 बड़ा है अपना 1 से, यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, ठीक है ना। तो ये अपना कैसा मैट्रिक्स बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी मैट्रिक्स में एक और टर्म की। सर अभी तक तो हमने देख लिया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 थे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। तो हमारे दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए, तुरंत तुरंत आना चाहिए, तुरंत। सर क्या अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 0, सोचते हैं, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हों और साथ ही साथ डायगोनल के नीचे के भी सारे एलिमेंट 0 हों तो क्या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? जी हाँ, बिल्कुल है। दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि सर क्या डायगोनल कुछ भी हो अपना और डायगोनल के ऊपर भी एलिमेंट 0 हो जाए, अपने 1-2 एलिमेंट 0 हो जाए और डायगोनल के नीचे भी सारे एलिमेंट 0 हो तो क्या वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में सिर्फ इतना कहा गया है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स यानी जहां पे i ग्रेटर देन j है, फॉर ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी डायगोनल के नीचे के ऐसे एलिमेंट जो i ग्रेटर देन j को फॉलो करते हो, यानी a21 a31 a32 वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। सिर्फ इतना कहा है, ना तो वो डायगोनल की बात किया है कि डायगोनल 0 है या नहीं है, ना ही वो डायगोनल के ऊपर के कुछ एलिमेंट की बात किया हुआ है। ठीक, तो इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करके दिमाग में रखिए अपने, ठीक है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स डिजाइन करूं x x x 0 x x 0 0 x, ये 3x3 का अपना मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कैसा मैट्रिक्स है भाई? एक्स की जगह कुछ भी सकता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है। हम यहां देख पा रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे x क्या हो सकता है? x इक्वल टू एनी नंबर, x इक्वल टू एनी नंबर। यहाँ पे x कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, x कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो एक तो अपना मैट्रिक्स हम देख रहे हैं ना यहाँ पे x x x 0 0 0 x x, हमने जो मैट्रिक्स देख रहे हैं एक तो अपना, इसमें हम देख पा रहे हैं कि x की जगह कुछ भी रख दो तो भी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। x की जगह तुम कोई भी नंबर रख दो, इवन 0 भी क्यों ना रख दो, इवन 0 ही, इवन 0 यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं ऐसे कॉमा बना के, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इवन 0, ठीक है, इवन 0 इवन 0 इवन 0, ठीक है ना, इवन 0 x इक्वल टू एनी नंबर इवन 0, इवन 0 भी हो सकता है अपना। 0 एक क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, तो हम 0 भी यूज कर सकते हैं x की जगह। x क्या हो सकता है? 1 to n, या फिर x क्या हो सकता है? 0 to n, ठीक है ना। या तो नेचुरल नंबर रख देंगे या फिर होल नंबर रख देंगे, ठीक है। तो भी अपना क्या बन जाएगा? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। सिर्फ कंडीशन इतनी याद रखनी है कि जो डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए फॉर ऑल वेयर i ग्रेटर देन j, ठीक है। अब इस तरह से हम दूसरा मैट्रिक्स अपना बात करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? अपर तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के देखेंगे अलोंग क्या हो सकता है। तो फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स all elements lies above principal diagonal, lies above principal diagonal
लाइज अबव प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो हमारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर लाई कर रहे होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। वो क्या होंगे, 0 होंगे। दूसरा क्या ले सकते हैं, पहले एक मैट्रिक्स डिजाइन कर लेते हैं एग्जांपल से, तब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरे पॉइंट को समझने में आसानी तब हो जाएगी, ठीक है। एक मैट्रिक्स हम डिजाइन करते हैं A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 A33। ठीक है, ये क्या हो गया अपना M क्रॉस N, कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का। तो हम देख पा रहे हैं कि अपना प्रिंसिपल डायगोनल ये है, हम देख पा रहे हैं कि जो अपना प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या है, ये है अपना प्रिंसिपल डायगोनल। और इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं। क्या है, सभी एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक, अब हम तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं। इसका तीसरा पॉइंट हम क्या लिखने वाले थे, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, A12, ये क्या है, 0 है। इस पोजीशन को क्या कहेंगे, A13, ये क्या है, 0 है। इस पोजीशन को क्या कहेंगे, A23, ये क्या है, 0 है। A23 क्या है, 0 है। यहाँ पे हम कुछ चमक रहा है दिमाग में पहले वाले की तरह, जी हाँ, यहाँ पे ये चमक रहा है कि यहाँ पे जो अपना J है इस बार ना वो I से बड़ा है। इस बार J अपना क्या है, I से बड़ा है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट ऑफ Aij M क्रॉस n, यानी फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट Aij M क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। वेयर J ग्रेटर देन I, J ग्रेटर देन I। ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये I और J के टर्म में, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक से ये डिफाइन कर दे रहा है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म का यूज करके डिफाइन कर दे रहा है, तो जिसके लिए आपको पता होना चाहिए। ये आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, कंडीशन दे सकता है, ठीक है ना, डायरेक्ट कंडीशन देकर ये पूछ सकता है कि भैया ये कौन सा मैट्रिक्स है, विच मैट्रिक्स इट इज। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, ये अपना क्या था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरी बात, सेम हम एक मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं लोअर ट्रायंगुलर, किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, 0 0 x x 0 x x x। ये अपना कैसा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहां पे भी सेम, अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं ना कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स की, वो क्या बात कर रहे हैं सर, डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स अगर 0 हो गया और ऊपर के 0 हैं तो क्या वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यस, हाँ, सारे क्वेश्चंस अभी भी वैसे के वैसे हैं और ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह क्या हो सकता है, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी ये 1 से शुरू हो कहां तक जाए, n तक। ये कहां शुरू हो, 0 से शुरू और कहां तक जाए, ये n तक। कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं x की जगह, ठीक है, और वो सही है। अगर हम 0 भी पुट कर दिए x की जगह, ठीक है ना, तो भी वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, लेकिन कंडीशन यह है कि डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, तभी ये सब फॉलो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है ना, तो हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, साथ ही साथ ट्रेस देखा, और उसके बाद हमने उसको प्रिंसिपल डायगोनल को देखा, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग चेंजेस करके हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी स्टडी की। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा और आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा अब हम
और आगे चलते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपना खत्म, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। इसकी बात करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। आइए हम चर्चा करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक चीज यहां पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे देखा था ना पिछले बार की तरह ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमें एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। हमें एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, डायगोनल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में तोड़ रहे थे, स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरे पार्ट को हमने तोड़ा था यूनिट मैट्रिक्स। इसमें तोड़ा था हमने यूनिट मैट्रिक्स, इसमें तोड़ा था हमने यूनिट मैट्रिक्स। दो पार्ट में तोड़ा था हमने, एक डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरा क्या था अपना यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने इस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कुछ तो होता होगा, उसके बाद ये दोनों बातें होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कैसे? इनमें क्या रिलेशन है भाई, इनको हम देखते हैं, इनके रिलेशंस को हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल। दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं हम? फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स all element a I j must be equal to 0 where I is not equal to j, जहां पे I j के बराबर नहीं है, ठीक वहां पर सारे एलिमेंट्स को आप जीरो कर दीजिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अपना पहला पॉइंट था, या अपना दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये था कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। हालांकि इक्वल अगर हो जाएगा तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है, लेकिन अगर इक्वल कर देंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एक स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। अगर सिर्फ पर्टिकुलर डायगोनल मैट्रिक्स हमको बनाना है, हमें स्केलर और यूनिट में नहीं जाना है, सिर्फ डायगोनल बनाना है, ठीक है, तो हम डायगोनल के एलिमेंट्स को अलग रख देंगे, ठीक है। जैसे हम समझते हैं इसको एग्जांपल से देखते हैं। A1100 A2200 A33, ये 3x3 का अपना मैट्रिक्स, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल डायगोनल एलिमेंट आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल एलिमेंट्स आप इक्वल कर देंगे तो वो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा? वो स्केलर। हालांकि वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बट वो स्केलर, उसका एक और नाम आ जाएगा स्केलर। हम सिर्फ पर्टिकुलर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, if we talk about particularly only about diagonal matrix, then all element of diagonal is not equal to सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम कर देंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है अपना? ये डायगोनल मैट्रिक्स अपना ये बन के तैयार है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम ये पोजीशन कैसा है, यहाँ पे देखो ये 1 1 आई जे इक्वल है, आई जे इक्वल है, ठीक। जहां पे i बराबर j है वहां पे कोई एलिमेंट जीरो है नहीं। i बराबर j जहां पर है उसको छोड़कर
बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि अपनी प्रॉपर्टी सेकंड को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम तीसरा बात करते हैं अपना स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा, अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, यहां पे क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, must be equal to 0, must be equal to all element must be equal to 0 except diagonal element, except diagonal elements, except diagonal elements, all element must be equal to 0 except diagonal elements, all elements must be equal to 0 except diagonal elements, diagonal elements को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, अपना 0 होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं all diagonal elements must be equal, डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स के लिए, कि फॉर ऑल aij मैट्रिक्स, फॉर ऑल मैट्रिक्स aij m क्रॉस n ऑर्डर इज इक्वल टू 0 वेयर I is not equal to j and डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, यानी d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर a, हम एक एलिमेंट a ले लिए हैं। अच्छा, ये d1 d2 d3 क्या है, जो d1 है, d1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, a11 को, d2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, a22 को, d3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, a33 को। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं a11 बराबर a22 बराबर a33 बराबर a के। ठीक है, हमने a को ही अपना एक कांस्टेंट टर्म ले रखा है दिखाने के लिए। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये हमने लिया a0 0 0 a0 0 0 और ये कितने का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, मैं दोबारा कह रहा हूं, याद रहे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है ना, ये सारा का सारा किसके लिए है, टोटली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। ठीक है, अभी हमने देखा ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे डायगोनल के हैं वो सभी इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, और एक ऐसा मैट्रिक्स अपना बन गया डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, स्पेशलाइजेशन इसकी, कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट था उसको हम देखते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे, यानी इक्वल होंगे और 1 के बराबर होंगे। जैसे लिख देते हैं all diagonal element is equal to 1 and except diagonal element all element must be 0, all elements must be 0, all elements must be 0, all element must be 0। इसका मतलब इसमें एक और प्रॉपर्टी हम होल्ड कर सकते थे अपनी। ठीक है, इसकी एक और कंडीशन हम बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं, फॉर ऑल aij ऑर्डर m क्रॉस n
इज इक्वल टू 0 वेयर I is not equal to j and d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 1 या फिर और I इक्वल टू j इक्वल टू 1। यहाँ पे I और j बराबर है, वो सब क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। वो सब क्या होने चाहिए कि जब अपना I बराबर j होगा वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स का। हम एक यूनिट मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और बाकी सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। 0 1 0 0 0 और ये 1। ये अपना कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, यूनिट मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स अपना, यूनिट मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका, 3 क्रॉस 3 का। और फिर से मैं कह रहा हूं ये सभी किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। ठीक है, अब एक हम अलग मैट्रिक्स की बात करते हैं। अभी तक तो देखा ना कि डायगोनल एलिमेंट्स थे अपने, अब हम क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को भी 0 कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है ये। ठीक है, फिर कौन सा मैट्रिक्स बनता है उसको देखते हैं। इसके लिए एक हम नया मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं। सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट of a matrix is equal to 0 is known as null matrix, is known as null matrix. If all element of a matrix is equal to 0 is known as null matrix. अगर सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको एग्जांपल से देख सकते हैं। एग्जांपल हम इसका देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो हम क्या होल्ड करा सकते हैं, तीसरी कंडीशन क्या होल्ड करा सकते हैं, देखा जाए तो तीसरी कंडीशन हम क्या बता सकते हैं, फॉर ऑल ए आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू 0 सारा एलिमेंट्स ए आई जे का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने मैट्रिक्स को देखा। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप्स को देखा। ठीक, इसमें ये जो टाइप था नल मैट्रिक्स, इसमें सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 होने के बाद भी एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये सब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक 1 लेक्चर 1 पे जितना भी आज हमने देखा, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि क्या हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पूरी तरह से समझ पाए या नहीं। ठीक है, आप लोग इसका जवाब ये। चलिए अपना इस मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन 1 लेते हैं, क्वेश्चन 1 को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन 1 को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला, ये सारे क्वेश्चन आज ही के टॉपिक पे होंगे लेक्चर 1 पे, उसके अलावा और किसी टॉपिक से ये नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 मांगते हैं, select correct option for null matrix, ऑप्शन ए है फॉर ऑल ए आई जे एम क्रॉस एन इक्वल 0। ऑप्शन बी है फॉर ऑल ए आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू 1। ऑप्शन सी है फॉर ऑल
aij m क्रॉस n इक्वल a। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी क्या है? नन। ऑप्शन डी क्या है? नन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हम बात किस मैट्रिक्स की कर रहे हैं? नल मैट्रिक्स की। और हमें पता है कि नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? वन। नल मैट्रिक्स अपना कैसे दिखता है? 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। नल मैट्रिक्स ऐसा दिखता है अपना 0 0 0 0। सभी एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है भाई? व्हाट अबाउट द क्वेश्चन 2? क्या बना सकते हैं हम? क्या डिजाइन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए? हाँ, नल मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी डाटा इज नॉट करेक्ट। डाटा इज नॉट करेक्ट। डाटा इज नॉट करेक्ट। डाटा इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी नॉट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए क्या नल मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्या नल मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स आते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? ठीक है नहीं? ठीक है, हमको यह बताया गया था कि अगर डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो वो कैसा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन एक चीज और बताई गई थी, याद करिए, एक्स वाला मैट्रिक्स जो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिजाइन कर रहे थे। ठीक है ना? ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो दोनों के लिए पूछ रहा है, अपर और लोअर दोनों के लिए पूछ रहा है कि क्या ये नल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? जी हाँ है भाई। देख पा रहे हैं कि डायगोनल के नीचे के भी एलिमेंट जीरो हैं और सभी एलिमेंट्स भी जीरो हैं। क्या दिक्कत है? हमने एक मैट्रिक्स डिजाइन किया था ना, एक्स एक्स एक्स, याद रहे, एक्स एक्स एक्स। ये एक मैट्रिक्स है अपना 3 क्रॉस 3 का। हमने एक 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाया था। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में अगर हम एक्स की पोजीशन को देखते हैं, चेंज करते हैं, जैसे एक्स 0 0 एक्स एक्स 0 एक्स एक्स और एक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस एक्स को अगर 0 कर दे तो क्या वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनेगा? बनेगा। 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0। डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। यानी कि नल मैट्रिक्स जो है अपना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी, और क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो और साथ साथ वो नल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रेस कैसे निकालते हैं। जो ट्रेस हमने पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। ठीक है, फाइंड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। फाइंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। फाइंड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें ट्रेस निकालना है। एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 6 0 0 7 0 3 0 0। एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ट्रेस पूछ रहा है। ट्रेस क्या होगा भाई इसका? ट्रेस क्या कहता है कि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए आप? ऐड कर दीजिए। ठीक, तो क्या क्या एलिमेंट है? 1 + 7 + 0। ट्रेस कितना आ गया? 8। आंसर ट्रेस क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या सर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स का ट्रेस दे के पूछेगा? नहीं, वो दो अलग अलग मैट्रिक्स दे सकता है। ठीक है, और उन दोनों के एडिशन का ट्रेस पूछ सकता है और सब्ट्रैक्शन का भी ट्रेस पूछ सकता है। ठीक है,
तो आइए इसको देख लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फॉर ट्रेस, फॉर कैलकुलेट ट्रेस, फॉर कैलकुलेट ट्रेस। तो एक दो छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखनी है। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है? ट्रेस ऑफ ए माइनस बी। अगर दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रेस निकालना है तो क्या निकालना है आपको? ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सा आपको ये ट्रिक याद रखना है, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, ठीक है, जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ऑर्डर क्या हो? सेम हो। 3x3 ऑर्डर का ए भी होना चाहिए और 3x3 ऑर्डर का बी होना चाहिए, यानी 2x2 का हो या फिर 2x1 का हो या फिर कोई भी मैट्रिक्स हम डिजाइन कर लें, उन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम हो। ऐसे हम एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, प्लस एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम 0 0 1 0। अब कह रहा है भैया इन दोनों मैट्रिक्स का ऐड करके ट्रेस बताइए, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस बताइए। ट्रेस क्या होगा? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए और इसके एडिशन का ट्रेस बताइए। फाइंड ट्रेस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड ट्रेस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड ट्रेस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड ट्रेस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इसका ट्रेस निकालना, अलग अलग डायगोनल्स को बस ऐड कर देना है। इसका एडिशन कितना हो रहा है डायगोनल का? 5 प्लस इसका एडिशन कितना हो रहा है? 0। कितना हो रहा है? 0। ओवरऑल ट्रेस कितना आया? 5 + 0 = 5। या इनको अलग अलग हम ऐड करते हैं, इन मैट्रिक्स को ऐड करें तो 1 को 0 में ऐड किया, कितना आया? 1, 2 + 0 2, 3 + 1 कितना आया? 4, 4 + 0 कितना आया? 4, 4 + 0 कितना आया? 4, 4 + 0 कितना आया? 4। कितना आया अपना ये? 4। ये कितना आ गया? 4। इनको ट्रेस निकाले हैं तो ऐड करके तो देख पा रहे हैं इनका ट्रेस कितना हो रहा है? ट्रेस कितना हो रहा है भाई? 1 + 4 = 5। यानी दोनों अपना क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी जो प्रॉपर्टी हमने पीछे स्लाइड में लिखी थी, पिछली स्लाइड में, वो क्या है? वैलिड है। वो क्या है? वैलिड है। तो ट्रेस के लिए दो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अगर ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया है, तो उनको ऐड ना करके जो भी दो मैट्रिक्स दिए हैं उनको अलग अलग ट्रेस निकाल कर उनको आप ट्रेस को आपस में ऐड कर दीजिए, वो एडिशन आपका ट्रेस बन जाएगा। और ठीक, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन का ट्रेस बन जाएगा। इस प्रकार आज का लेक्चर 1 जो है यहीं खत्म होता है। थैंक यू।